हेलो। हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ट्रेंड्स। तो टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट, क्योंकि एग्जाम्स पास हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द टेबल किस तरह से की जाती है, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, वो सब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये है पीरियोडिक टेबल। आपको इतना आइडिया होगा कि इसमें टोटल 7 पीरियड्स हैं, 18 इसमें ग्रुप्स हैं। और ये जो टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि इसके अलावा और भी टेबल्स थे जो कि अब यूज़ नहीं होते, जैसे डॉबराइनर-स्ट्राइड या मेंडलीव्स टेबल। बट अब जो यूज़ होता है वो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर हम इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स। सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ जेनरिक नेम्स होते हैं, जैसे कि अन ऑक्टियम 118 118th एलिमेंट के लिए अन ऑक्टियम लिखा जा सकता है। तो आपको अगर याद करने हैं तो आप प्रेफरेंशियली 30 तक याद कर सकते हैं। अप टू 30 आपको ये याद होने चाहिए। उनका पीरियोडिक नंबर, मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इतना आप याद कर सकते हैं। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? इसका बेस है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि जिसे Z से डिनोट करते हैं। और इन सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया, क्योंकि मास के हिसाब से लगाया था मेंडलीव ने। और ये जो टेबल है इसके अंदर सारा का सारा टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के हिसाब से पूरा टेबल बेस्ड है। अब यहाँ पर जो पूरे हमारे पास ग्रुप्स हैं वो है एस ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अभी मैं इसे दोबारा हाथ से बना के भी आपको दिखाऊंगा, डी ब्लॉक ये लास्ट वाला, सॉरी डी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक लास्ट वाला। अभी ये सारा मैं हाथ से एक बार इसको बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहां पर आता है एक जो बाहर हम ड्रॉ करते हैं वो है एफ ब्लॉक। ये सारा है एफ ब्लॉक। अब इसकी क्लासिफिकेशन का जो बेस है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसका जो बेस है वो ये कि इसमें 18 ग्रुप्स हैं टोटल, 18 इसमें ग्रुप्स हैं, 7 इसमें पीरियड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है। और कहाँ तक आपको याद होने चाहिए? जिंक तक प्रेफरेबली आपको 30 तक, यानी कि जिंक जो 30th नंबर पे आता है यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। अब इनका ट्रेंड क्या है, कैसे अरेंज किए हैं, साइज ऐसे बढ़ता क्यों है, साइज गिरता क्यों है, किधर गिरता है किधर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर किधर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर किधर गिरता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रेंड हमारे पास है वो है साइज का। और अगर आपने साइज ढंग से समझ लिया तो सारे के सारे ऑर्डर साइज पे ही बेस्ड है। आगे के सारे ट्रेंड जो है वो साइज के ऊपर ही बेस्ड है पूरी तरह से। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी अगर हम नीचे जाते हैं नीचे की तरफ, तो साइज बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ, और पूरे ग्रुप में ऐसा ही होता है, पूरे टेबल में यही होता है कि नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? यानी कि अगर ये ऐसा दिखता है तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये और बड़ा दिखेगा, एंड सो ऑन, ये धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे। क्यों बढ़ते रहेंगे? क्योंकि शेल्स का नंबर बढ़ता रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की वो होगी 1, लिथियम की होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। फिर तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,1, उसके बाद पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यहाँ पे आएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी आते हैं। सभी में जो है शेल बढ़ता जाएगा, यानी कि 2, 8,1 एंड सो ऑन, धीरे धीरे करके शेल बढ़ता रहेगा। तो डाउन द ग्रुप का जो रीजन है वो है साइज बढ़ता रहेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि शेल बढ़ते जा रहे हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, यानी कि गिरेगा। अब साइज क्यों गिरेगा? उसका रीजन है नेट न्यूक्लियर चार्ज।
नेट न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि धीरे धीरे इंक्रीज करता है, अब नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से साइज गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन भी है। तो अगर आप किसी दो को कंपेयर करते हो, जैसे कार्बन को और नाइट्रोजन को फॉर रेफरेंस, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और नाइट्रोजन का है 7। तो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 2,4 और नाइट्रोजन की जो बनेगी वो बनेगी 2,5। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में ही 6, मतलब कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इसके अंदर प्रोटॉन है। नाइट्रोजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, साथ ही में 6 प्रोटॉन्स भी है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 प्रोटॉन्स भी इसके अंदर है। अब नेट न्यूक्लियर चार्ज का जो कंसेप्ट है वो ये कि प्रोटॉन क्योंकि साइज में बड़ा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, इसलिए प्रोटॉन अगर एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब जब आप 6 to 7 पे जाओगे, जैसे आप इधर जाओगे अक्रॉस द पीरियड, तो जब आप इधर जा रहे हो तो 6 से वो जब 7 हुआ, 6 से जब वो 7 हुआ, इलेक्ट्रॉन 6 से 7 हो गया, प्रोटॉन भी 6 से 7 हो गया, बढ़ गया। लेकिन प्रोटॉन का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, प्रोटॉन का बढ़ना बहुत ही उसको पावर दिलाता है, यानी कि प्रोटॉन एक पावरफुल चीज है। तो अब क्या होगा, जो प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि जैसे प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई बहुत पावरफुल चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा रहता है, आयंस बनते रहते हैं। लेकिन प्रोटॉन बढ़ जाना, प्रोटॉन अगर साइज में प्रोटॉन अगर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। और न्यूक्लियस जब एक बार बहुत पावरफुल हो गया, जब न्यूक्लियस बहुत पावरफुल हो जाएगा तो वो अपने पास खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जब वो खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, यानी कि 6 से 7 होने से या 7 से 8 होने से बढ़ने से साइज छोटा हो जाता है, चीजें पास आ जाती है, कंप्रेस हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाते हैं। तो दिस वाज द रीजन कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो साइज गिरता है, और डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, बिकॉज सेल्स का नंबर जो बढ़ता रहता है।